I'm नितिन कुमार सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है 12 अप्रैल। आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल प्लस न्यूज़ एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग द हिंदू के। पहला टॉपिक होगा डेयर वुल्फ। आपने सुन लिया होगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। ये टेक्नोलॉजी कौन सी है जिसके हेल्प से इनको वापस लाया गया है, इसे समझेंगे। क्यों बोला जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए ये एक स्टेप है। ठीक है, डिटेल मैनर में समझेंगे। दूसरा टॉपिक रहेगा कि ट्रंप ने 145% का टैरिफ लगाया था चाइना के ऊपर। इसको लेके चाइना ने इनके ऊपर टैरिफ लगा दिया है। ये क्यों माना जा रहा है कि जो ट्रंप है, जो उनके बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनके हेल्प के लिए ये टैरिफ लगा रहे हैं। जो स्टॉक मार्केट आपको डे बाय डे ट्रंप के डिसीजन के कारण गिरता है या उठता है, इसके पीछे ट्रंप का क्या फ़ायदा, या फिर इनको जो सपोर्टर्स है, बिजनेसमैन जो लोग हैं, उनको कैसे फ़ायदा मिल रहा है, उसके बारे में डिटेल मैनर में समझेंगे। थर्ड टॉपिक रहेगा हमारा कि हाल ही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिरावट देखने के लिए मिला है काफ़ी ज़्यादा। उसके पीछे का रीज़न क्या है, कौन सा इंडेक्स है जो ये सब चेक करता है टाइम टू टाइम। 8 मेजर सेक्टर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो एडिटोरियल है, ये बेसिकली बात कर रहा है डेयर वुल्फ्स के बारे में। इसे आपने गेम ऑफ थ्रोन में देखा गया होगा। इवन यहाँ के जिन जिन साइंटिस्ट ने इन्हें डेवलप किया है, उन्होंने भी यही बोला कि हम लोग इंस्पायर्ड हुए थे गेम ऑफ थ्रोन से कि इनको वापस धरती पे लेके आना है। ये क्योंकि 5,000 साल पहले ये ख़त्म हो चुके थे, धरती से लुप्त हो चुके थे। इसे आप, इस टॉपिक को आप जीएस पेपर 3 से कनेक्ट कर सकते हो, साइंस एंड टेक। देखिए, जो चीज़ एक्सटेंट हो चुका है, जो चीज़ ख़त्म हो चुका है, वापस उसको लाने को कहते हैं डी एक्सटेंशन। याद रखिएगा, डी एक्सटेंशन का मतलब है वो एनिमल्स जो ख़त्म हो चुके हैं, जो लुप्त हो चुके हैं, उन्हें वापस लाना, उस प्रोसेस को बोलते हैं डी एक्सटेंशन। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं ये लोग? जेनेटिक एडिटिंग प्लस उसमें क्लोनिंग टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं। जो आज के डेट में आप डेयर वुल्फ्स देख रहे हो, इसी टेक्नोलॉजी से आया। जेनेटिक इंजीनियरिंग, सॉरी, जेनेटिक टेक्नोलॉजी में भी जो इन लोगों ने यूज़ किया है वो है क्रिस्पर, CRISPR, क्रिस्पर। जेनेटिक एडिटिंग में भी मोर स्पेसिफिकली इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है इन लोगों ने। याद रखिएगा, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो ये डी, जो आपने अभी डायर डायर फॉक्स देखे, इसे लेके आया गया है डॉक्टर जॉर्ज चर्च द्वारा। इनकी एक कंपनी है क्लोजल, इसने ये पॉसिबल करके दिखाया है। इनका मानना है कि ये तो कुछ नहीं है, आने वाले फ्यूचर में देखो डोडो, जो कि एक टाइम पे लुप्त हो गए थे ये 1598 में। ठीक है, मेन रीज़न था क्यों, जब मॉरिशियस में ये लोग मेजरली पाए जा रहे थे, उस समय लुप्त होने के कगार पे थे, तब तक डच लोग वहाँ पहुँचते, अपनी कॉलोनी बनाते हैं, और यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं। ठीक है, प्लस एनिमल स्पीसीज लेके चले जाते हैं। ठीक है, उसके कारण ये लोग लुप्त हो जाते हैं डोडो। तो इनका नेक्स्ट प्लान है कि डोडो लेके बनाएंगे ये लोग। फिर मैमथ, ठीक है, इनको भी ये वापस रियल लाइफ में लेके आएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा ये टॉपिक। तो इन लोगों को जो ये क्लोजल है, इसे प्रेस में आना पड़ा। इन्होंने बोला कि भाई साहब, जो ये आप वुल्फ देख रहे हो, डायर वुल्फ देख रहे हो, ये 100% ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, ये एक फंक्शनल कॉपी है। फंक्शनल कॉपी है मतलब जीतता जाता उसकी एक कॉपी है। हमने इसमें क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, डायर वुल्फ का जो फॉसल्स थे उससे डीएनए लिए, प्लस ग्रे वुल्फ, ग्रे वुल्फ ये डायर वुल्फ का ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इनके हम लोगों ने क्या किया, जेनेटिक सिक्वेंसिंग की। इसके हेल्प से हमने एक फंक्शनिंग कॉपी बनाई। मतलब कि 99% जो करेक्टरिस्टिक्स है वो आज भी ग्रे वुल्फ वाला ही है। 1% का हमने चेंज लेके आया है, तो उतना आप डरने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि चाइना में क्या हुआ था, होता ना, चाइना अगर ये हरकत करती तो आज तक पूरा वेस्ट मीडिया इनके खिलाफ पड़ जाता। तो वहाँ पे एक साइंटिस्ट ने बोला था कि उन्होंने एक बेबी डेवलप किया है जेनेटिक एडिटिंग की हेल्प से, मतलब सुपर ह्यूमन बना दिया है। ये न्यूज़ में आया, काफ़ी बवाल हुआ। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज ने क्रिटिसाइज़ किया। तो ये साइंटिस्ट को, चाइनीज साइंटिस्ट ने बताया कि भाई भाई, मैं तो जोक कर रहा था, ऐसा कुछ पॉसिबल है नहीं, मैंने करके नहीं दिखाया, अभी चल रहा है, ये ट्रायल केसेस में है। ठीक है, ऐसे इसको अपने आप को बचाना पड़ा। तो वहीं पे वेस्टर्न कंट्री करे तो काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल लाइट में आ जाता है और काफ़ी वाहवाही होती है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे मस्त, मतलब कि इन्होंने, आप कर क्यों रहे हो कोई काम, क्यों जरूरत, क्या जरूरत है जो एनिमल एक्सटेंड हो चुके हैं उनको वापस लाना? क्योंकि क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि भाई साहब, जो बचे हुए हैं उन्हें तो बचा लो पहले। क्योंकि जब इन्होंने बोला कि हम लोग मेहमत को वापस धरती पे लेके आएंगे, तो इसके लिए इनको फंडिंग मिली है
10.4 बिलियन डॉलर का, समझ रहे हो, इतने बिलियन डॉलर का इनको फंडिंग मिल रहा है। वहीं पर जो क्रिटिकली इंडर्ज, जो क्रिटिकली इंडर्ज बोल रहा हूँ, क्रिटिकली डेंजर हो चुके हैं, जो ख़त्म हो चुके हैं, लुप्त होने वाले हैं, उन लोगों के लिए, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, सॉरी अब सही पकड़े ना ठीक है, कभी कभी लफ्ज आते नहीं है जवान पे, तो उनको बचाने पे ये फंडिंग होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो फंडिंग है ये डाइवर्ट होके इन जो ये रिसर्च है इसमें जा रही है। काफ़ी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो ये लोग आके बोलते हैं जो आज के डेट पे जो हम लोग ये कर रहे हैं ना कि मैमथ लेके आएंगे, ये वेयरवुल्फ लेके आ रहे हैं हम लोग, ये लोग है ना ग्लोबल वार्मिंग में को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि आर्टिक टंड्रा में जो रीजन है वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो जिसके कारण जो परमा फ्रॉस्ट है, जो ये लेयर है ये डिक्रीज होती जा रही है, जिसके कारण इसके नीचे जस्ट नीचे आपको मीथेन देखने के लिए मिलेगा। मीथेन को हम लोग शॉर्ट में CH4 बोलते हैं, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर में जा रही है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। और माना जाता है कि मीथेन ज़्यादा खतरनाक है CO2 के कंपैरिजन में। मतलब खतरनाक तो दोनों है, बट कंपेयर किया जाए तो मीथेन ज़्यादा हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए। तो बोला जा रहा है कि जो ये एनिमल्स हैं इनको हम लोग वापस लाएंगे, ये लोग यहाँ पे आएंगे चलेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ग्रास लैंड बनेगा, ठीक है, यहाँ पे ग्रास आने लगेगा ये परमा फ्रॉस्ट के ऊपर। तो इससे क्या होगा, और ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, पहले था ग्रास, अब धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो गया, आइस का लेयर आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई एनिमल नहीं था, तो ये एनिमल्स यहाँ पे चलेगा तो वापस वो घास आ जाएगी, ग्रास लैंड बन जाएगा, और जिसके कारण ये जो परमा फ्रॉस्ट है जो पिघल रहा है ये पिघलने से रुक जाएगा, जिसके कारण मीथेन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो इसके लिए भी कई लोग बोलते हैं, जो क्रिटिक्स है वो बोलते हैं कि भाई साहब लार्ज एनिमल जो कि ऐसे जो कोल्ड इन्वायरमेंट है रजिस्ट कर सकते हैं, इन एनवायरमेंट में रह सकते हैं, उनको भेज दो ना आप। क्या जरूरी है आपको ये वापस इतने बिलियन डॉलर खर्च करके वापस ये रिसर्च करना, और ये अभी नहीं दिखेगा इसका रिजल्ट, मतलब 150 साल लग जाएंगे या फिर 200 साल भी लग सकते हैं। ये जो इन्होंने बोला है ना ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए 200 साल लगेगा इनका जो ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये बेसिक बात थी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देख लिया। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं। ये न्यूज़ आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है कि चाइना ने हाल ही में अमेरिका के ऊपर 125% का टैरिफ लगा दिया है, ठीक है। इसे आप GS पेपर 2 एंड 3 से कनेक्ट कर सकते हो। स्टोरी शुरू होती है 2 अप्रैल को। ट्रंप बोलते हैं कि 2 अप्रैल को मैं लिबरेशन डे बनाऊंगा और इस दिन मैं काफ़ी सारी कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, ठीक है। 2 अप्रैल ही क्यों? क्योंकि उनको लगा कि 1 अप्रैल को बनाऊंगा तो सबको लगेगा कि ये अप्रैल फूल बना रहे हैं सबको, ठीक है। तो 2 अप्रैल का डेट डिसाइड किया गया। इन्होंने चाइना के ऊपर पहले से 20% का टैरिफ लगा रखा था, ठीक है। चाइना के ऊपर एक्स्ट्रा 34% का इन्होंने टैरिफ लगा दिया उस दिन। टोटल हो गया 54% का टैरिफ। अब चाइना चुप तो रहने वाला था नहीं, तो चाइना ने बोला हम भी लगाएंगे। तो चाइना ने अमेरिका के ऊपर भी कितने 34% का टैरिफ लगा दिया। अब ये देख के अमेरिका फिर गुस्सा आ गया। अमेरिका ने बोला अच्छा ठीक है, अगर हम 34 कर रहे हैं तुम भी 34 करोगे तो हम क्या करेंगे, हम इसको बढ़ा करके अब करते हैं 50% का टैरिफ लगा देंगे आपके ऊपर, ठीक है। तो कितना होगा, 104% का टैरिफ हो गया। फिर चाइना आता है, बोलता है अच्छा आपने 50% का टैरिफ हम पे लगाया, हम भी आपके ऊपर 50% का टैरिफ लगाते हैं। तो टोटल 84% का टैरिफ लगा दिया। अमेरिका को और आ गया गुस्सा, तो बोलते हैं कि अभी कितना है, 104% का टैरिफ है चाइना के प्रोडक्ट्स पे, इसे बढ़ा करके 145% का टैरिफ लगा दो। तो 145% का टैरिफ चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा दिया अमेरिका ने। चाइना आया, बोला अच्छा ये बात है, तो हम 125% का टैरिफ लगा देंगे अमेरिका के ऊपर। तो ये कहानी चली आ रही है, ठीक है। तुमने मेरे ऊपर मुक्का मारा तो मैं भी तुम्हें मुक्का मारूंगा, वो वाली कहानी है। तो ये टैरिफ से होगा क्या, सपोज करो अमेरिका को कोई, जैसे चाइना का एग्जांपल लेते हैं, चाइना 100 रुपये में कोई प्रोडक्ट बेच रहा था अमेरिका के अंदर। अब कितना परसेंट का टैरिफ है, 145% का टैरिफ है, ठीक है। तो अब उसे मैं नॉर्मल फिगर बता रहा हूँ, ऐसे एकदम कैलकुलेट मत करने लगना, ये बेसिक सा मैथ्स मैं कर रहा हूँ कि चलो 125 का लगा दिया है, 145 है तो ये हो जाएगा 245% का, 245 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट अब बिकेगा मार्केट के अंदर, अमेरिका के मार्केट के अंदर। अगर ये प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा तो अमेरिका के लोग क्या करेंगे, जो अमेरिका में बन रही है प्रोडक्ट, मेड इन अमेरिका जो प्रोडक्ट है वो खरीदेगी चाइना के कंपैरिजन में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। और अमेरिका का कोई प्रोडक्ट अगर 150 रुपये में मिल रहा था, या फिर डॉलर में, वहाँ पे डॉलर चलता है ना, तो 150 का डॉलर में मिल रहा था, तो वो 150 वाले में जाएगी, ना कि $145 वाली चीज़ के पास।
तो इससे अमेरिका अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को मजबूत करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। ये पूरा फंडा इनका चला आ रहा है। बट ट्रम्प के ऊपर आरोप लग रहा है कि ये है ना, इनकी जो इनकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं ज़्यादातर बिजनेसमैन, जिस शॉर्ट सेलिंग वाले लोग हैं। शॉर्ट सेलिंग होता क्या है? ऐसा आरोप क्यों लग रहा है कि शॉर्ट सेलिंग वालों को ये सपोर्ट कर रही है, फिर अपने बिजनेस पार्टनर्स को सपोर्ट कर रहे हैं? ये क्या करते हैं, एक दिन आते हैं, बोलते हैं कि मैं सबके ऊपर लगाऊंगा टैरिफ, मार्केट गिर जाता है। ठीक है, अब इस समय क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग वाले खूब मस्त पैसा छापते हैं, ये कम अमाउंट में खरीद लेते हैं। फिर ट्रम्प निकल के आते हैं, वो बोलते हैं एक काम करता हूँ, 90 दिन का मैं इनको टाइम देता हूँ कि 90 दिन में जो ये ट्रेड डेफिसिट है इसे इम्प्रूव करो, या फिर आप हम हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगा रहे हो तो इसे कम कर लो, तो हम भी आपके अगर ऊपर 50% या कुछ भी लगा रहे हो उसे भी हम भी कम कर लेंगे। तो ये 90 दिन का टाइम दिया गया, तो मार्केट वापस ऊपर आया। तो इस समय जब मार्केट नीचे था, तब लोग इनकी जो बोला जा रहा है, जो इनके पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर्स है, इन्होंने खरीदा था उसे अब वो लोग मार्केट में सेल कर रहे हैं लार्ज अमाउंट में। आज के डेट में जो अमेरिका का स्टॉक मार्केट में देखोगे तो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। ठीक है, ये 90 दिन का जो टाइम फ्रेम मिला है, बट इसमें ज़्यादातर लोग अपना जो भी शेयर्स है वो बेचने की ट्राई कर रहे हैं। अब शॉर्ट सेलिंग के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने अडानी ग्रुप के भी टाइम पे सुना था। ठीक है, सपोज करो एक ब्रोकर है, ठीक है, इससे मैंने शेयर खरीदा, एक शेयर खरीदा, ठीक है, 1S लिया, जिसका प्राइस था 100 रुपये। ठीक, और इसे मैंने एक आदमी को सेल कर दिया, ये सेकंड पर्सन है, इसे मैंने सेल कर दिया 100 रुपये में। ठीक, अब मार्केट क्या होती है, गिर जाती है। ठीक है, ये ट्रम्प ने ये सब जो काम किया ना, उसके कारण मार्केट गिर जाती है। अब एक शेयर का प्राइस 50 रुपये हो गया। मैं क्या करता हूँ, अब जा करके ये शेयर प्राइस इस 50 रुपये में वो एक शेयर जो मैंने बेचा था उसे वापस खरीद लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने जो ब्रोकर है उससे एक शेयर खरीदा था ना, इसे मैं वापस कर देता हूँ। ये लो भाई तुम्हारा शेयर, 1% जो एक शेयर लिया था मैंने आपसे, ये मैं आपको वापस कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके ऊपर एक्स्ट्रा पे भी करना होगा तो कितना ही पे करना होगा, 50 रुपये मेरे जेब में, 10 रुपये एक्स्ट्रा पे कर दूंगा, जाओ एंजॉय करो यार, तुमने मेरी हेल्प की थी। ठीक है, शेयर मेरे को दिया था कुछ दिनों के लिए। तो ये चलता है शॉर्ट सेलिंग में। अब इस दौरान क्या होता है, मार्केट में दो कंडीशंस देखे जाते हैं, बियर मार्केट, बुल मार्केट। बुल मार्केट, सिंह देख रहे हो, तो अपने सिंह से ये किसी को मारता है, कार्टून में देखा होगा, कभी भी मारता है तो क्या होता है, वो उछल के ऊपर जाता है। तो इससे अंदाजा लगाइए, जब बुल मार्केट बोला जाता है तो मार्केट ऊपर की तरफ उछलता है। बियर मार्केट ज़्यादातर ये क्या करता है, पंजा मार के लोगों को नीचे गिरा देता है, या फिर कहीं पर भी देखोगे, आपने डिस्कवरी चैनल देखा होगा, ये पंजा मारता है, तो इससे क्या होता है, नीचे गिरता है। तो जब मार्केट नीचे गिरता है तो इसे बोलते हैं बियर मार्केट। इसलिए दो एनिमल्स का यूज़ किया जाता है। बुल मार्केट जब होता है तो उसका ये मतलब होता है कि देखो, मार्केट में डिमांड है कि सबको शेयर खरीदना है, बट शेयर्स कम है। शेयर्स कम नहीं है मतलब कोई भी बेचना नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं भाई, तो क्यों बेचेगा कोई? तो लोगों के पास पैसा है, अगर हाई जो शेयर कल तक 50 रुपये में था, आज के डेट में अगर 1,000 रुपये में भी होगा तो लोग उसे खरीदना चाहेंगे। इससे क्या पता चल रहा है कि लोगों के पास क्या है, हाई लिक्विडिटी है। अब सबके पास पैसा है, इसका मतलब क्या है, वहाँ वो जो कंट्री है वहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो अच्छी है, वहाँ की जीडीपी अच्छी देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा अच्छा होगा, क्यों? क्योंकि लोगों के पास जॉब होगी तभी तो पैसे होंगे, और पैसे होंगे तभी तो वो मार्केट में लगाएंगे। वहीं पे बुल मार्केट की बात करें तो सब लोग यहाँ पे क्या करते हैं, शेयर बेच करके भागना चाहते हैं। तो शेयर्स तो मार्केट में पड़ी हुई है, खरीदने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब क्या है, मार्केट में पैसा नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी नहीं है मतलब क्या, वो कंट्री काफ़ी वीक इकोनॉमी है, वहाँ पे लो जीडीपी देखने के लिए मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखने के लिए मिलती है ऐसे कंट्रीज़ में। तो ये पूरा बेसिक था। आई होप आपको बुल मार्केट, बियर मार्केट के बारे में पता चल गया होगा, शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। ठीक है, ये बुल और बियर मार्केट बताना बेसिक जरूरी था, क्योंकि इस बार काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है। अब ये न्यूज़ आर्टिकल जीएस पेपर 2 से आप कनेक्ट कर सकते हो, नहीं सॉरी, जीएस पेपर 3 से कनेक्ट कर सकते हो। उसमें हुआ क्या है, जो इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ है उसमें स्लो डाउन देखने के लिए मिला है 2.9% का। ये फैब का रिपोर्ट है, मंथली आता है। ये जो फिगर है उसे याद करना कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी एग्जाम में नहीं पूछेगा किस मंथ में कितना फिगर था। मेन इंपॉर्टेंट है, ये जो फिगर आता है इसे पब्लिश कौन करता है, ये फिगर को बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, ये जो इंडेक्स होता है इसमें क्या होता है, एक बकेट है, एक बाल्टी ले लिया,
इसमें कुछ इंडस्ट्रीज़ को डाल दिया मैंने, जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे स्टील ले सकते हो, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये सबको इसके अंदर डाल दिया। फिर ये चेक किया जाता है कि इनका वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है कि नहीं, मतलब इनका डिमांड है ये इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं, उसके बेसिस पे ये इंडेक्स बनाया जाता है। इसे रिलीज़ कौन करता है? मंथली बेसिस पे रिलीज़ होता है ये, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इसे रिलीज़ करता है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। ठीक है, अब बताओ कोई चीज़ ग्रो हो रहा है, ग्रोथ देख रहे हो, तो उसको कंपेयर करने के लिए कोई तो फिगर रखोगे। मतलब अगर मैंने बोला कि 1% का ग्रोथ है, मतलब पिछला जो रेफरेंस था वो जीरो था, जीरो का कंपैरिजन 1% का ग्रोथ देख रहे हो, तो एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए ना जिससे आप कंपेयर करोगे। मतलब होता नहीं है शर्मा जी का लड़का पढ़ने में तेज है, तो वो आपका रेफरेंस पॉइंट है। तो यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो 2011-12 को लिया गया है, उसके कंपैरिजन में ग्रोथ को चेक किया जाता है। अब सेक्टर्स देख लेते हैं, जो ये मैंने अभी बात किया ना IIP, इसमें कौन कौन से सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है? मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे आपको ये याद रखने की जरूरत है, ये IIP में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, 77.63, यानी कि 77.7% मान लो एक तरीके से। दूसरा है माइनिंग सेक्टर 14%, आखिरी में आता है 7.9% के साथ इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लेके जाऊँ, ठीक है, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ, तो ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत कुछ आता है। अगर मेरे को एक चेयर बनाना है, ठीक है, सपोज करो मेरे को चेयर बनाना है, तो उसके लिए मुझे कच्चा माल चाहिए होगा, मतलब लकड़ी चाहिए होगी, वुड चाहिए होगा, उसके लिए मुझे मशीन चाहिए होगी, ठीक है, लेबर चाहिए होगा। तो इसके मैन्युफैक्चरिंग के भी अंदर काफ़ी सारे सब डिवाइड कैटेगरीज हैं। अगर मैं उस कैटेगरी की बात करूं तो उसमें देखिएगा, प्राइमरी गुड, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ठीक है, प्राइमरी गुड क्या होता है, क्लास 9th का ये टॉपिक है। प्राइमरी गुड वो गुड होते हैं जो कि रॉ मटेरियल्स आप बोल सकते हो, जो कि कच्चा माल होता है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज में यहाँ पे कोल और आपको क्रूड ऑयल हो गया, ये सब आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। कैपिटल गुड में आपका आ जाता है मशीन्स, जो आप अपने जो आपका मैन्युफैक्चरिंग या फिर कोई भी प्लांट है वहाँ पे जो मशीन लगा रहे हो, इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हो, ये सब आ जाता है। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स होता है सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट, मतलब मैंने जंगल से पेड़ काट करके ले आया, ठीक है, अब इसको इन फ्यूचर मैं क्या बनाऊंगा? चेयर बनाऊंगा, टेबल बनाऊंगा, जो चाहूंगा वो बनाऊंगा। तो ये भी जंगल से ये ट्री कट गए, ठीक है, ये रॉ मटेरियल आ गया, इसको मैंने क्लीन करके, वो तख्ते नहीं होते हैं, स्लाइड में काट करके रख लिए, तो ये कोई ये फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, अभी भी ये प्रोसेस में है। तो इसे मैं क्या कहते हैं हम लोग? इंटरमीडिएट गुड्स, जो कि आपका रॉ मटेरियल और जो फिनिश प्रोडक्ट होता है उसके बीच का जो स्टेज होता है उसे बोलते हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन गुड्स, इसमें आपका ऑब्वियसली बात है सीमेंट, स्टील्स, ये सब आ जाता है। देन आपका आता है कंज्यूमेबल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आपका आ जाता है कार, टीवी, जो भी लग्जरी वाला एक्स्ट्रा चीज़ें होती है वो इसमें आ जाता है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल, ऑब्वियस ही बात है, इसमें आपके घर के जो दिन भर के जो चीज़ें होती है, ऑयल हो गया, सोप हो गया, फूड हो गया, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब मैंने इसको क्यों बताया, अब ये ग्राफ आपको अब समझ में आएगा। इसमें कंपेयर किया गया है फैब 2024 को फैब 2025 से। तो यहाँ पे देखिए 8.1 का ग्रोथ था, इस साल 1.6 का ग्रोथ है माइनिंग सेक्टर में, काफ़ी कम देखने के लिए मिल रहा है। सेम कंडीशन आपकी जाती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में या और इलेक्ट्रिसिटी, कैपिटल गुड, बट सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में क्या आ गया? लग्जरी प्रोडक्ट्स की तरफ लोग जा रहे हैं, कार, टीवी। कल ही के न्यूज़ में था कि लगभग 50,000 से भी ज़्यादा लग्जरी प्रोडक्ट कार्स खरीदी गई इंडिया में, ठीक है, कल परसों के न्यूज़ में भी था ये। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। अब जो IIP है, इस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो 8 इंडस्ट्रीज़ का है, मतलब कि दबदबा सिर्फ 8 ही इंडस्ट्री का, जो कि 40% का कंट्रीब्यूट करता है। कौन कौन से है? कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, रिफाइनरीज हो गई आपकी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आ गए इसके अंदर। बट सब इसमें भी कौन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है? तो सबसे नंबर 1 पे आता है आपका रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, 28% का इसका वेटेज है, 28%। अब ये रिफाइनरी प्रोडक्ट्स होते क्या है? मैंने क्रूड ऑयल है या फिर कच्चा तेल बोलो,
वो लेके आया। अब इसे आप डायरेक्टली अपने कार में तो यूज़ नहीं करोगे ना, पेट्रोल नहीं भरवाओगे, या फिर अपने बाइक पे, या फिर कैरोसिन का आप यूज़ नहीं कर पाओगे ना, कच्चा कैरोसिन का। तो उसे पहले रिफाइन करना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे आ गया आपका रिफाइनरी प्रोडक्ट, दूसरे में इलेक्ट्रिसिटी है, तीसरे पे आपका स्टील है। पहले तीन हमेशा याद रखिए, आखिरी के दो याद रख लीजिए, या फिर तीन हो सके तो तीन याद रखिए। सबसे नीचे आता है फर्टिलाइज़र, नीचे से मैं बता रहा हूँ, फिर आता है सीमेंट, फिर नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये था